हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा साइट क्लियरेंस के बारे में, सीएनजी वर्क के बारे में। दोस्तों क्या रहता है, जब भी हम वर्क स्टार्ट करते हैं रोड का, तो उसके पहले हम वहाँ साइट क्लियरेंस करते हैं कि जहाँ भी हमको रोड बनाना रहता है तो वहाँ की साफ़ सफाई कैसे करना है हमको, और रोड वर्क के लिए कैसे वहाँ प्लेस बनाना है। तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 200 में। दोस्तों उसमें दिया हुआ है क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है कि साफ करना और उखाड़ना जो भी है, क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। तो इसमें लिखा है क्लॉज 201.1 में, दिस वर्क शेल कंसिस्ट ऑफ कटिंग, रिमूविंग, डिस्पोजिंग ऑफ ऑल मटेरियल सच एज ट्रीज, ब्रशेस, स्ट्रॉप्स, स्टम्प्स, रूट्स, ग्रास, वीड्स, रबिश, टॉप ऑर्गेनिक सॉइल ETC, मतलब टू एन एवरेज डेप्थ ऑफ 150 mm इन थिकनेस, which in the opinion of the engineer are unsuitable for incorporation in the work from the area of road land containing road embankment, drains, cross drainage structure and such other areas as may be specified on the drawings or by the engineer. It shall include necessary excavation, backfilling of pits resulting from uprooting of trees and stumps to required compaction, handling, salvaging and disposal of cleared materials with all leads and lifts. Clearing gravings shall be performed in advance of earthwork operations and in accordance with the requirements of these specification। मतलब इसका कि दोस्तों, जब भी हम सीएनजी वर्क करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि इस कार्य में सभी सामग्रियां जैसे पेड़ पौधे, झाड़ियां और जड़ें, घास, खरपतवार, कूड़ा और टॉप जो ऑर्गेनिक सॉइल रहती है, कार्बनिक मिट्टी जो रहती है आदि को काटना, निकालना और उनको छांटना शामिल रहता है इस वर्क में, जिसकी मोटाई में औसतन 150 mm की गहराई होती है। मतलब 150 mm तक की हम डेप्थ में इसकी साफ़ सफाई करते हैं। 150 mm की थिकनेस में हम इसकी साफ़ सफाई करते हैं। वहाँ की जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है उसको हटा देते हैं वहाँ से, ताकि हम रोड वर्क में एक सूटेबल सॉइल यूज करके और उसका निर्माण कर सकें। जो कि अभियंता की राय सड़क की तटबद्ध नालियाँ या कि रोड बनाने या कि ड्रेनेज या कि कोई भी स्ट्रक्चर जैसे बनाने के लिए ऐसे अन्य क्षेत्रों के कार्यों में शामिल करने के लिए अनुपयुक्त हैं। ऐसी जैसे कि अपनी ड्राइंग्स में दिया रहता है, जैसे इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो स्पेसिफाइड किया रहता है, अप्रूवल दिया जाता है, उसी प्रकार से हमको इस वर्क को करना होता है। दोस्तों इसमें आवश्यक उत्खनन, पेड़ों के उखाड़ने से उत्पन्न गड्ढों की बैकफिलिंग की जाती है और आवश्यक सुरंग जैसे हैंडलिंग करना और साल्वेजिंग करना, डिस्पोजल करना, जो भी मटेरियल हम वहाँ से निकालें उसको डिस्पोज करना, ये सभी चीज़ें जो है लिफ्ट करना, वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना उनको, साथ ही साथ सामग्री का निपटान शामिल होगा। क्लियरिंग और ग्रूविंग को अर्थवर्क के संचालन से पहले, अर्थवर्क जब हम करते हैं रोड का, तो अर्थवर्क करने के पहले हमको ये काम करना होता है। क्लियरिंग और ग्रूविंग का अर्थवर्क करने से पहले सभी विनिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार ये काम किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं क्लॉज 201.2 में लिखा हुआ है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एमेनिटीज, मतलब कि संपत्ति सुविधाओं का संरक्षण। जो भी वहाँ के आसपास में संपत्तियाँ, बिल्डिंग हैं, तो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि रोड साइड ट्रीज, श्रब्स, एनी अदर प्लांट्स, पोल लाइन्स, फेंस, साइंस, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, पाइपलाइंस, सीवर्स एंड ऑल हाईवे फैसिलिटीज within are adjacent to the highway which are not to be disturbed shall be protected from injury or damage. The contractor shall provide and install at his own cost suitable safeguard approval by the engineer for this purpose। इसमें ये लिखा है दोस्तों कि रोड साइड में ट्रीज जो रहते हैं और पेड़ पौधे जो झाड़ियाँ रहती हैं और कोई अन्य पौधे, उसके अलावा जैसे पोल लाइन रहते हैं, फेंस रहते हैं, साइन बोर्ड रहते हैं और स्मारक जो भी मोनूमेंट्स बने रहते हैं, बिल्डिंग्स बनी रहती है, पाइपलाइन या कि सीवर लाइन है, तो उसको हमको बिना नुकसान पहुंचाए हुए ये काम करना है। आसपास के सभी राज्य मार्गों की सुविधाएं जो परेशान करने वाली नहीं है उन्हें बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाना है, उनको बचाकर काम करना है। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो जो भी उसकी राशि है क्षति की, तो वो ठेकेदार द्वारा दी जाएगी, उसके खुद की लागत के द्वारा दी जाएगी। ठेकेदार इस उद्देश्य के द्वारा इंजीनियर के द्वारा अनुमोदित उपयुक्त सुरक्षा उपायों को अपनी लागत पर प्रदान और स्थापित करेगा। तो
ये चीज़ हमको ध्यान देना है दोस्तों, क्लियरिंग करते सीएनजी करते वक्त, जो भी सीएनजी वर्क करते हैं। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग क्लियरिंग एंड ग्रबिंग द कॉन्ट्रैक्टर सेल टेक एंड एडुकेट प्रिकॉशंस अगेंस्ट सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन ETC एंड वेयर रिक्वायर्ड अंडरटेक एडिशनल वर्क to that effect white clause 306 before start of operation the contractor shall submit to the engineer for approval his work plan including procedure to be followed for disposal of waste materials etc and the schedules for carrying out temporary permanent erosion control works as stipulated in clause 306.3। इसमें ये दिया हुआ है कि क्लियरिंग और ग्रबिंग के दौरान ठेकेदार या मिट्टी के कटाव, जल प्रदूषण आदि के खिलाफ सभी पर्याप्त सावधानी बरते और जहां आवश्यक होगा क्लॉज 306 जो इसके पहले हमने बताया था क्लॉज 306 के उस उपाय के प्रभाव के लिए अतिरिक्त कार्य करेंगे। और संचालन शुरू करने से पहले, कोई भी वर्क शुरू करने से पहले ठेकेदार अनुमोदन के लिए मतलब अप्रूवल के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा। और अपशिष्ट पदार्थ, जो भी वहाँ का अपशिष्ट पदार्थ होगा रोड बनाने से पहले, जो भी वहाँ उपस्थित वेस्ट मटेरियल्स होंगे, पदार्थ आदि के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, उसकी कार्य योजना और स्थायी कटाव नियंत्रण के लिए अनुसूचित जो क्लॉज 306.3 है वो उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि हमको कैसे उसको डिस्पोज करना है, कैसे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में हमको ले जाना है और उस कार्य को करना है। तो इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। यदि सॉइल करोजन भी होता है, इरोजन होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, वाटर पोल्यूशन को कैसे रोकना है वहाँ। तो इस पूरे वर्क को करने से पहले हम जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो इंजीनियर की अप्रूवल लेता है, उसके बाद ही काम करता है दोस्तों। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेथड, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कि जो भी मेथड हम यूज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि ओनली सच मेथड, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एज आर अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर एंड विच विल नॉट अफेक्ट एनी प्रॉपर्टी टू बी preserved shall be adopted for the work if the area has thick vegetation, roots, trees, a gravel or pneumatic tire dozer of adequate capacity may be used for clearance purpose. The dozer shall have reaper attachments for removal of trees stems, all trees stems etc. Falling within excavation and fill lines shall be cut to such depth below ground level that in no case these fall within 500 mm of the bottom of the subgrade. Also all vegetation such as roots, undergrowth, grass, other deleterious matters unsuitable for incorporation in the embankment subgrade shall be removed between fill lines to the satisfaction of the engineer. All branches of trees extending above the roadway shall be trimmed as directed by the engineer। इसमें दोस्तों ये दिया गया है कि केवल ऐसे तरीके या उपकरण का यूज किया जाएगा जो कि अभियंता द्वारा अनुमोदित हैं, जो इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड हैं और जो किसी भी संपत्ति को संरक्षित करने के लिए प्रभावित नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे यंत्रों का उपयोग करना है, उपकरणों का, उसे उस कार्य के लिए अपनाया जाएगा यदि क्षेत्र में मोटी वनस्पतियां, जड़ें, पेड़ और तो क्लियरेंस के लिए पर्याप्त क्षमता वाले जैसे कॉलर या कि पेन्यूमेटिक टायर डोजर का उपयोग किया जाएगा। पेन्यूमेटिक जो टायर डोजर रहता है उसका उपयोग किया जाएगा इसको हटाने के लिए। तो पेड़ के स्टम्प को हटाने के लिए डोजर में रीपर संलग्न करेंगे, उसके आगे जो रीपर रहते हैं तो उसको भी साथ में लगाया जाएगा उसको हटाने के लिए। उसके द्वारा जो है पेड़ पौधे वो हटाए जाते हैं, छोटे छोटे जो रहते हैं। और खुदाई और भराव, लाइनों के भीतर गिरने वाले सभी पेड़ों और स्टम्प आदि को जमीनी स्तर से नीचे इतनी गहराई तक काट दिया जाएगा कि किसी भी स्थिति में उस अपग्रेड के निचले तल के 500 mm के भीतर ना गिरे। कि मतलब जो भी हम 500 mm तक सबग्रेड बनाते हैं तो उसमें वो झाड़ियाँ जो भी रहेंगी, जड़ें जो रहेंगी पेड़ों की, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये भी हमको ध्यान देना, वहाँ से रिमूव कर देना है। इसके अलावा सभी वनस्पतियाँ जैसे कि जड़ें, अंडरग्रोथ, घास, तटबद्ध और सबग्रेड मतलब एम्बैंकमेंट और सबग्रेड में शामिल होने के लिए अनुपयुक्त अन्य पदार्थ इंजीनियर की संतुष्टि के लिए
भराव लाइनों के बीच हटा दिए जाएंगे, मतलब इंजीनियर के द्वारा जो भी ये सब बताया जाएगा और उसको हटवाया जाएगा वहाँ से। और इंजीनियर के निर्देशानुसार सड़क के ऊपर फैली पेड़ों की सभी शाखाओं को छटनी की जाएगी। जो भी शाखाएं पेड़ पौधों की सड़क में रोड पे आ जाती हैं, जहाँ हमको रोड निर्माण करना है, तो उनको हमको छटनी करके वहाँ से रिमूव करना है, हटाना है दोस्तों। ये भी हमको दिया गया है कि ऑल ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एक्सटेंडिंग द रोडवेज विल बी ट्रिम्ड एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। जैसा कि इंजीनियर बताएंगे उसके हिसाब से उसको हटाया जाएगा। इसके बाद पेड़ स्टंपों और आदि को हटाने से उत्पन्न होने वाली सामान्य जमीनी स्तर के नीचे सभी उत्खनन उपयुक्त सामग्री से भरे जाएंगे। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि ऑल एक्सकवेशन बिलो द जनरल ग्राउंड लेवल अराइजिंग आउट ऑफ द रिमूवल ऑफ ट्री स्टेम्स शैल बी फिल्ड विद सुटेबल मटेरियल एंड कंपैक्टेड थ्रोली सो एज टू मेक द सरफेस एट दीज पॉइंट्स कन्फर्म टू द सराउंडिंग एरिया। तो इसमें क्या है, पूरी तरह से कंपैक्ट किया जाएगा और ताकि इन बिंदुओं पर सतह पर आसपास के क्षेत्र के अनुरूप हो सके। और जो भी इसमें पेड़ पौधे उनको हटाने के बाद उसमें सूटेबल सॉइल भरा जाएगा नीचे से सभी, और उसको कंपैक्ट किया जाएगा अच्छी तरह से। उपयुक्त सॉइल का सामग्री का उपयोग किया जाएगा इसमें भरने के लिए। तो ये चीज़ दोस्तों दिया हुआ है कि एक्सकवेशन, जैसे भी हम एक्सकवेशन या अर्थवर्क करते हैं, वो सबग्रेड या एम्बैंकमेंट का कार्य करते हैं, उसके पहले हमको CNG वर्क करना रहता है। रोड के बनाने के लिए हम वहाँ के जो भी झाड़ियाँ पेड़ पौधे होते हैं या कि जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसको 150 mm तक हमको रिमूव करना पड़ता है। और रोड बनाने के लिए एक स्थान, मतलब फाउंडेशन तैयार करने के लिए वहाँ उस जगह को बनाना पड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्लियरिंग और ग्रबिंग क्या होता है, CNG वर्क क्या कहलाता है। थैंक यू सो मच।